हेलो बच्चों, हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स के सैम्पल पेपर को 2023-24 के लिए। ओके, तो देखो देयर आर जनरल इंस्ट्रक्शन, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ओके, टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ओके, तो सेक्शन ए 16 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 MCQs और 4 असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन बी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स। सेक्शन सी 21 मार्क्स का होगा, जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, ईच हैविंग 3 मार्क्स। सेक्शन डी 8 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, ईच हैविंग 4 मार्क्स, और स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके, सेक्शन ई 15 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। चलो हम सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो आपके लिए जो जरूरी वैल्यू प्रोवाइड की गई हैं वो क्वेश्चन पेपर के शुरू में दी गई हैं। ये वैल्यू दी हुई है सी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, म्यू नॉट 4π × 10⁻h एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से एवोगैड्रो नंबर वैल्यू दी हुई है, हम इनका यूज करेंगे। तो सेक्शन ए में आते हैं, हम पहले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। पहले इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज नहीं है। ओके, तो फर्स्ट में दिया हुआ है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। सही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। बी में दिया हुआ है द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वह 0 होता है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। ये रॉन्ग है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल रहा है कि दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंसेंट्रिक स्फीयर हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन बनेगा इसके परपेंडिकुलर। क्या बनेगा? प्लेन बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अपना जो आंसर होगा यहाँ पर सी आंसर होगा। डी में दिया हुआ है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर, हो सकता है, ठीक ना। तो डी नहीं, सी नहीं हो सकता है, तो सी इज आंसर। कौन सी इसमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है? तो सी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ सेकंड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb at an angle of 30 degree experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole of dipole length 2 centimeter. देखो तो यहाँ पर ये फार्मूले का यूज होगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इस फार्मूले का यूज होगा। अब P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो वो Q × 2A होता है। क्या होता है? Q × 2A होता है P। ओके, यहाँ पर 2A कितना दिया हुआ है? 2A से यहाँ पर मीनिंग है डाइपोल की दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा Q × 2A ई साइन थीटा। अब हमें चार्ज चाहिए है, द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ लेंथ। तो देखो Q की वैल्यू क्या होगी?
क्यू की वैल्यू हो जाएगी टाउ अपॉन 2AE साइन थीटा हो जाएगी, 2AE साइन थीटा होगी। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें टाउ कितना दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है 2 इंटू टाउ इज गिवन 4 न्यूटन मीटर। कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन मीटर ये टाउ दिया हुआ है। ई दिया हुआ है हमें, ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम हमें ई दिया हुआ है। और 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अभी वैल्यू लेके हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू टाउ की जगह हम 4 रखेंगे, 2A की जगह 2 इंटू 10⁻⁻² रखेंगे, E 2 इंटू 10⁵ साइन 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके अंडरस्टूड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 10² अपॉन 10³ इंटू ये 1/2 होगा तो 2 आ जाएगा इधर, ठीक ना। सो दिस इज 10⁵ है सॉरी। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम। ओके सो दिस इज Q इक्वल टू 2 मिली कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मिली कूलम। तो अब आंसर इज सी हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। ओके दिस इज सी, 2 मिली कूलम। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट बोला जा रहा है, देखो अ मेटेलिक प्लेट, a metallic plate exposed to white light emit electrons, for which of the following color of light the stopping potential will be maximum। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके लिए मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ब्लू येलो रेड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट लाइट की होती है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। ओके तो अपना आंसर क्या होगा, इसका डी होगा। 4th, व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंड थ्रू अ थिन गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज, तो इसका सी हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी होगा। ओके नाउ 5th, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along positive x-axis in a magnetic field which is parallel to the positive y-axis. In what direction will the magnetic force be acting on the electron? Okay, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा ये हमें बताना है। ओके तो देखो इसको हम इस तरह से समझते हैं, वेक्टर मेथड से समझेंगे। देखो हमें पता है कि जो फार्मूला होता है अपना, ओके क्या होता है, F इक्वल टू QV क्रॉस B होता है। ये फार्मूला होता है आपका F का, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो V का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जे होगा। और इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर माइनस ई लिख सकते हैं या माइनस लगा सकते हैं हम। ओके अंडरस्टूड। देखो जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप हो जाएगा।
मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, पैरेलल टू पॉजिटिव बाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अब आपको पता है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, देखो आपको पता है आई क्रॉस जे होता है के कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। तो ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। इसका मीनिंग है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि एफ का जो डायरेक्शन आ रहा है वो माइनस के आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है। माइनस के का मीनिंग क्या है, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, अंडरस्टूड। देखो जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो रहा है, तो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन आई कैप होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके पैरेलल है, पॉजिटिव बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप होगा। तो आई क्रॉस जे कितना होता है, के कैप होता है, तो नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी। जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस एक्स की, वो स्लाइटली लेस देन यूनिटी है, एंड दैट ऑफ सब्सटेंस बाय इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। तो देखो भाई, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से छोटी होती है स्लाइटली, तो x क्या होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और जो रिलेटिव परमिटिविटी 1 से जस्ट बड़ी किसके लिए होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होती है। तो इसमें डी आंसर सही होगा, x इज डायामैग्नेटिक एंड y इज पैरामैग्नेटिक। देखो फॉर डायामैग्नेटिक, फॉर डायामैग्नेटिक जो रिलेटिव परमिटिविटी से हम म्यू आर से नोट करते हैं, कैसी होती है, इसके लिए ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1 होती है, तो लेस देन 1 होती है। तो x क्या होगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और पैरामैग्नेटिक के लिए, फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक कैसा होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है और लेसर देन 1 प्लस एप्सिलॉन होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो, तो ग्रेटर देन 1 होता है, जस्ट ग्रेटर देन 1, तो बाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डी आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, एन एमीटर of resistance 0.81 ohm reads up to 1 ampere। कोई एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.81 ओम है, वो 1 एम्पियर रीड कर लेता है। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ 10 एम्पियर। हमें उस शंट की वैल्यू बताना है जिससे इसकी रेंज क्या हो जाए, 10 एम्पियर। सपोज करो कोई एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.81 ओम दिया हुआ है, वो कितने करंट को ले सकता है, 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हम शंट लगा देंगे ऐसा। अब यहाँ पर हम 10 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, कितने का करंट भेज रहे हैं, 10 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर तो इसमें चला जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है, वो 9 एम्पियर कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सपोज करो इस शंट का रेजिस्टेंस है। अब देखो एमीटर और शंट कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए हैं। तो पैरेलल में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। यहाँ पर एमीटर और शंट पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है, सेम होता है। तो 1 इंटू 0.81 इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू एस हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.81 अपॉन 9। ओके, अंडरस्टूड। तो अपर आंसर इज, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा
इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर। दिस इज 0.09 ओम। अंडरस्टूड? जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस 0.81 ओम दिया हुआ है। वो 1 एम्पियर अप टू 1 एम्पियर करंट को रीड कर सकता है, मतलब मैक्सिमम करंट उससे 1 एम्पियर ही जा सकता है। अब हमें द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज 10 एम्पियर, हमें इस तरह से बनाना है अमीटर को कि 10 एम्पियर उससे द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट तो रेंज कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाए। तो यहाँ पर 1 एम्पियर इसके अंदर से जाएगा, 9 एम्पियर इधर जाएगा। ओके, पोटेंशियल दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अब पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। वी क्या होता है? वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर। वी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। दिस इज 1 इंटू 0.81 इंटू 9 इंटू एस, तो इससे हम एस को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, या फिर हम दूसरे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है शंट की रेजिस्टेंस का? देखो एस इक्वल टू होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक ना? जी यहाँ पर क्या है? रजिस्टेंस है। किसका रजिस्टेंस है? एमीटर का या गैल्वेनोमीटर, जो भी यहाँ पर लगाया गया। आई जी क्या है? वो कितना करंट अप टू पास कर सकता है वहाँ से, वो है। तो देखो ये हो जाएगा आपका आई जी कितना है? 1 है। जी कितना है? 0.81 है। और ये कितना है? 10 माइनस 1, तो ये सेम आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? Now next, an electron with angular momentum L moving around the nucleus has magnetic moment given by, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना हो? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है मोमेंट ई भी आर अपॉन 2 होता है। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है। और आर रेडियस है। ओके, अपॉन 2। और जो मैं यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम एल है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी आर। कितना होता है? एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम का। अब हमें इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लाना है। किस में लाना है? एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एम से न्यूमरेटर में इंटू करें और एम से डिनोमिनेटर में। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा ई एम वी आर अपॉन 2m। एम से हमने ऊपर नीचे इंटू कर दिया। अब हम एम बी आर की जगह क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई एल अपॉन 2m, तो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, ई एल अपॉन 2m, तो ये आंसर होगा। क्या होगा अपना? ये आंसर हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर, ई एल अपॉन 2m। इस तरह से देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ई वी आर अपॉन 2 होता है। कितना होता है? ई वी आर अपॉन 2 होता है। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल इक्वल टू एम वी आर होता है। तो अरेंजमेंट करके हम आंसर को ई एल अपॉन 2m लिया। अपना आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ नेक्स्ट 9th, द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी over long distance is done with the use of transformer. The voltage output of the generator is stepped up because of, देखो वोल्टेज आउटपुट ऑफ जनरेटर स्टेप क्यों किया जाता है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको रिडक्शन ऑफ करंट, सही है। फिर वोल्टेज तो बढ़ाया जा रहा है तो बी नहीं होगा। बी में दिया हुआ रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो ये नहीं होगा। सी में दिया हुआ पावर लॉस इज कट डाउन, तो ए और सी दोनों होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। देखो
जो लार्ज स्केल ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें हम पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं ट्रांसफार्मर का यूज करके। जो वोल्टेज आउटपुट होता है उसे स्टेप अप कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, तो रिडक्शन ऑफ करंट। करंट कम होने से पावर लॉस कम हो जाता है, तो पावर लॉस इज कट डाउन। तो अपना आंसर हुआ डी, ए एंड सी बोथ। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 10th, द डायग्राम बिलो shows the electric field E, magnetic field B, component of an electromagnetic wave at a certain time and location। ओके, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। ये बी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है। देखो बी किस डायरेक्शन में है, बी का जो यहाँ पर देखिएगा, देखिए ओके, बी का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ई का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताना है हमें। क्या बताना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन का हमें क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। ओके, बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ओके, तो इसको हम देखते हैं। देखो अब इसके लिए हम कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिएगा आप। देखो आपको पता भी वेक्टर इक्वल टू ई क्रॉस बी होता है, ये हमें पता है। तो देखो यहाँ पर जो ई का डायरेक्शन है वो कैसा है? नेगेटिव बाय एक्सिस में है, तो इसे हम क्या ले लें? माइनस जे कैप ले लें ई को। बी का डायरेक्शन कैसा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आई कैप ले लें हम। अब हमें फाइंड आउट करना है कि माइनस जे इंटू आई कैप कितना होता है, या जे इंटू आई कैप। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम बता। देखो इसकी जो वैल्यू आएगी, माइनस बाहर रहेगा, जे इंटू आई कैप की वैल्यू माइनस के आएगी, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? के कैप। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो देखो हम उसे बताते हैं। एक सर्कल बनाया, आई लिख लिया आई कैप, फिर जे कैप लिख लिया, फिर के कैप लिख लिया। ओके, अब आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के मिलेगा। देखो ये तो अपना आंसर आ गया यहाँ पर, दिस इज अवर आंसर। अब आई क्रॉस जे करेंगे हम, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? के कैप मिलेगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता रहे। अब फिर जे कैसे बढ़ रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? एंटी क्लॉक। अब जे क्रॉस के करेंगे हम, जे क्रॉस के करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आई कैप मिलेगा। क्या मिलेगा? आई कैप। जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप मिलेगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जे मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसके अपोजिट क्लियर। अब यहाँ पर देखो अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम जाते हैं, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस के मिलेगा। जे क्रॉस आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस के मिलेगा। कि तो अभी हम कैसे बढ़ रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, अब उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो सीधी बात है, यदि आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई कितना होगा? आई क्रॉस जे कितना है? के है, तो जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस के कैप होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये उसका तरीका होता है। हम क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं, फिर आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो आई क्रॉस जे क्या होगा? के होगा। जे क्रॉस के क्या होगा? आई होगा। के क्रॉस आई क्या होगा? जे होगा। अब उसका उल्टा है तो आपको पता है ये फार्मूला कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जे क्रॉस आई क्या हुआ? माइनस के हुआ।
माइनस पहले से लगा हुआ है तो के कैप होगा। के कैप का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। हम अपने ऑप्शन को क्या करते हैं? चेक करते हैं। ओके, तो जो ऑप्शन होगा परपेंडिकुलर टू ई एंड बी एंड आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, तो अपना जो आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ए आंसर। देखो, जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है वो ई और बी के परपेंडिकुलर तो होना ही है, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। तीनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर से मीनिंग ये है कि इस तरह से बाहर, ये जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ओके, नेगेटिव जेड एक्सिस होता तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या होता? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? ए होगा, पेपर के आउट में, ऊपर की ओर। ओके, नाउ नेक्स्ट 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन अ कॉइल of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it. The variation of current with time is as shown in the figure. The magnitude of the change in flux थ्रू द कॉइल। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस पर करंट दिया हुआ है। किसी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम दिया हुआ है। इन अ कॉइल करंट इज इंड्यूस्ड, करंट को इंड्यूस किया जा रहा है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। जो वेरिएशन दिया हुआ है करंट और टाइम का, वो इस तरह से दिया हुआ है। देखो, हमें मालूम है कि इक्वल टू होता है आपका डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, इक्वल टू। तो इससे हमें क्या पता चलता है? डेल फाई को हम लिख सकते हैं ई इंटू डेल टी। डेल फाई को हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डेल टी। ओके, ई इंटू डेल टी लिखा जा सकता है डेल फाई को। अब देखो, डेल फाई इक्वल टू, अब ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई को, ई क्या है? पोटेंशियल है, ईएमएफ है, तो ई को हम आई इंटू आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर डेल टी, ये हो जाएगा आई इंटू आर डेल टी। अब देखो, ये जो एरिया हमें दिया हुआ है इस डायग्राम में हम देखें अब, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे हम, ओके, तो हमें यहाँ पर आई इंटू डेल टी क्या होगा? एरिया अंडर आई टी ग्राफ। तो इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो आई इंटू डेल टी बताएगा। आई इंटू डेल टी की वैल्यू हम इस डायग्राम इसमें पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। ओके, तो आई, इसका एरिया को हम निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। अब डेल फाई फाइंड आउट की लेते हैं हम। देखो, डेल फाई क्या है? आई इंटू डेल टी इंटू आर है। दिस इज 2.5। आर हमें कितना दिया हुआ है? आर इज गिवन टू, दिस इज 100 ओम, ये आर दिया हुआ है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 250 वेबर। क्या हो जाएगा आंसर? 250 वेबर हो जाएगा। तो 250 वेबर
इसमें है डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, डी। ओके, नाउ नेक्स्ट 12, द एनर्जी of an electron in nth orbit of hydrogen atom is En equal to minus 13.6 upon n square electron volt. The negative sign of the energy indicate. यहाँ पर इस फार्मूले में नेगेटिव माइनस का साइन लगा हुआ है। एन इक्वल टू क्या होता है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बोला है उसने। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। 12th का क्या होगा, बी होगा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 13 पे हम आते हैं। तो जी असर्शन एंड रीजनिंग बेस 13 आपका न्यूमेरिकल है। फॉर क्वेश्चन 13 to 16 two statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the option as given below। देखो ए कब सही होगा, ए में कब टिक लगाएंगे हम, इफ बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, तो हम ए में टिक लगाएंगे। इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, तो बी में टिक लगेगा। इफ assertion is true but reason is false, तो सी में टिक लगेगा, डी। इफ बोथ assertion and reason are false, तो किस में टिक लगाएंगे हम, डी में टिक लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया। देखो ए में कब टिक लगेगा, assertion और reason दोनों सही हों और रीजन जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो assertion का, तो हम ए में टिक लगाएंगे। दोनों सही हैं पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का, तो बी में टिक लगेगा। इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी में टिक लगेगा। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो डी में टिक लगेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिएगा 13 को, assertion for the radiation of a frequency, for the radiation of a frequency greater than the threshold frequency, photoelectric current is proportional to the intensity of the radiation। सही है। for radiation of frequency greater than threshold frequency, से फ्रिक्वेंसी यदि ज़्यादा होती है तभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये सही है। अब रीजन देखते हैं हम। ओके, देखो रीजन की ओर बढ़ते हैं अब हम। रीजन में क्या बोला जा रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट द मेटल। ओके, तो ये इसका करेक्ट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 13 का आंसर क्या होगा, ए होगा। नाउ 14 को हम लोग देखते हैं। एसेशन में बोला जा रहा है, पुटिंग पी टाइप सेमी कंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन टाइप सेमी कंडक्टर स्लैब कैन नॉट फॉर्म द पी एन जंक्शन। 100% सही है। हम सेमी कंडक्टर स्लैब को लेंगे, पी टाइप सेमी कंडक्टर स्लैब को लेंगे, एन टाइप सेमी कंडक्टर को स्लैब को लेंगे और डायरेक्टली उनको क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पी एन जंक्शन डायरेक्टली फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो पी एन जंक्शन नहीं बनेगा। ओके, करेक्ट। रीजन देखिएगा, द रफनेस एट कॉन्टैक्ट विल बी मच मोर देन देयर इंटर एटोमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कैरीज इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा 14 का। ओके, नाउ नेक्स्ट
15 पे आते हैं हम लोग। ओके, देखो 15, एन इलेक्ट्रॉन हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी when it is at a location associated with a negative value of potential and has a lower potential energy when at a location associated with positive potential। पहले हम इसको समझें, एसेसन को हम समझते हैं। देखो, कोई भी आइसोलेटेड चार्ज होता है तो उसकी एनर्जी को हम इस तरह से किसी पोटेंशियल के अंदर रखी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो देखो सीधी बात है उसकी जो एनर्जी होती है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, एन इलेक्ट्रॉन क्यू इंटू वी से फाइंड आउट करते हैं उसकी एनर्जी। किससे फाइंड आउट करते हैं? क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू इंटू वी से उसकी एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता है। अब कोई इलेक्ट्रॉन है हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी, वो बोला है व्हेन इट्स लोकेशन एसोसिएटेड विद नेगेटिव वैल्यू। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस ई चार्ज होता है। पोटेंशियल भी कैसा है? माइनस भी है। दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? ई भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देन हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अब देखो सेकंड केस में माइनस ई इंटू भी होगा तो माइनस ई भी हो जाएगा। तो एनर्जी कौन सी ज़्यादा है? ये वाली ज़्यादा है, क्योंकि ये वाली कैसी है? पॉजिटिव है। ये वाली कैसी है? नेगेटिव है। तो ये सही है, ठीक ना। एसर्शन कैसा है? सही है, करेक्ट है। देखो समझ लीजिएगा, देखो एनर्जी को हम इस तरह से किसी भी चार्ज की एनर्जी ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि इक्वल टू क्यू इंटू भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस ई होता है। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ हाई पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट एज एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक ना। तो माइनस ई इंटू माइनस भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई भी हो जाएगा। ओके, एंड हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो माइनस ई इंटू भी पॉजिटिव पोटेंशियल है तो माइनस ई। दोनों में से कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। सो ये करेक्ट है, ठीक ना ये। अब रीजन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। एक गलत है। देखो करंट मूव होता है, करंट मूव होता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पर इलेक्ट्रॉन्स उल्टे मूव होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, पर इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो ये कैसा है? फॉल्स है। ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो किसमें आंसर आएगा? सी में टिक लगेगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? नाउ 16, propagation of light through an optical fiber is due to total internal reflection taking place at the core cladding interface। करेक्ट है ये, ठीक ना। जो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है वो है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। किसकी वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब बी में पूछा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ द कोर। तो गलत है। देखो ये कैसा है? फॉल्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ क्लैडिंग, जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है क्लैडिंग की। एन कोर इज ग्रेटर देन एन क्लैडिंग, ठीक ना। तो ये फॉल्स है। एनसीईआरटी की बुक से भी हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखो ये डायग्राम बना हुआ है आपका, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो बाहर है वो क्लैडिंग है, जो अंदर है कोर है। तो कोर का हाई होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई एन लिखा हुआ है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है?
लो होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो कैसा है, फॉल्स हो गया ये। ओके, दिस इज फॉल्स। तो इसमें किस में ऑप्शन में हम टिक लगाएंगे, सी में टिक लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ए करेक्ट है और सी कैसा है, फॉल्स है। सॉरी, एसर्शन करेक्ट है और रीजन कैसा है, फॉल्स है। तो अवर आंसर इज सी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।